माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। रोशनी के खुशी से डूबे हुए स्वर मेरे कानों से टकराए तो मैं बिस्तर छोड़कर उठने लगी, क्योंकि मैं यह अच्छी तरह से जानती थी कि अब अपनी खबर सुनाए बगैर वह मुझे छोड़ेगी नहीं। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप भी खबर सुनकर बहुत खुश होंगी। रोशनी ने मेरी बाँह पकड़कर मुझे चक्कर की तरह गोल सा घुमा दिया। अरे पहले बता तो सही कि ऐसी क्या बात है जो तू यूँ खुशी से बावली हुई जा रही है? मैंने उसे रोकते हुए बोला। माँ, अभी अभी अंकल का फ़ोन आया था कि अपनी नंदनी माँ बनने वाली है और उसकी गुद भराई की रस्म के लिए हमें बुलाया है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे पहले आप ही नंदनी की गोद भरेंगी। मैं जाती हूँ यह खबर विशाल को सुनाने। कहकर रोशनी विशाल के कमरे की ओर दौड़ पड़ी, जो रविवार होने की वजह से अब तक सो रहा था। ओह, कितनी खुशी की खबर है। पर मुझसे ज़्यादा खुश तो रोशनी है। आखिर नंदनी उसकी ननद कम और सखी ज़्यादा जो है। आज यह कहते हुए मुझे फ़क्र होता है कि रोशनी बहू होते हुए भी मेरे लिए नंदिनी से कहीं अधिक प्यारी बेटी बन गई है। मैं डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ जाती हूँ और न चाहते हुए भी मेरा मन अतीत की यादों में खोने लगा। मेरे जीवन में रोशनी के आने से पहले मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा था। जीना किसे कहते हैं, शायद मैं भूल चुकी थी और ज़िंदगी बिताने की रस्म भर अदा कर रही थी। यो तो विधवा के लिए समाज के बनाए नियमों को मैंने सहज अंगीकार कर लिया था। बचपन से विधवाओं को ऐसी ही विरंग जिंदगी जीते देखती आई थी, सो मन की छोटी छोटी इच्छाओं को करने में थोड़ी तकलीफ होती थी, पर दुख नहीं। नियम और परंपरा के नाम पर मेरे ऊपर परिवार वालों का शिकंजा कसा हुआ था। हालांकि मैं चाहती तो अपने बच्चों के साथ एक छोटा सा घर किराए पर लेकर अलग रह सकती थी, पर एक कम उम्र की विधवा को दो छोटे बच्चों के साथ अकेले रहने पर क्या क्या परेशानी हो सकती थी, इसका अंदाज़ा मुझे अच्छी तरह से था। इसीलिए समाज में खुले घूमने वाले भूखे बेड़ियों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए मुझे ससुराल वालों का ताना सुनना ज़्यादा बेहतर और आसान लगा था। देखते ही देखते पढ़ाई समाप्त कर विशाल एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हो गया। अब ससुराल वालों की नज़रों में मेरी कुछ इज्जत बन गई थी। इधर मेरी ननद अपने पति और ससुराल वालों से झगड़कर मायके रहने आ धमकी थी। ननद अपने साथ बहुत सारे जेवरात लेकर आई थी और शायद चंद्रहार के साथ सोने की तगड़ी भी जेठानी को देने का लालच दिया था। इसीलिए दोनों की आपस में खूब छनती थी और ननद का मायके में डटे रहना जेठानू की को बुरा नहीं लगता था। विशाल की नौकरी लगने के बाद घर में पहला धमाका तब हुआ जब उसने अपनी बिरादरी से अलग पंजाबी लड़के से विवाह करने का ऐलान किया। विवाह हो भी गया। प्रथा के अनुसार रोशनी पूरे परिवार के लिए कपड़ों के साथ कुछ न कुछ तोहफे भी लाई थी। खूबसूरत साड़ियों ने जेठानी और ननद की नाराज़गी को बहुत हद तक कम कर दिया था। सबसे मिलने के बाद रोशनी की नज़रें कुछ ढूंढने लगी। मैं यह सब अंदर कमरे में बैठी पर्दे की ओर से देख रही थी। चांद सी सुंदर बहू को देखकर मैं मुग्ध थी। मैं यह बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि अभी थोड़ी देर पहले घर वालों के बीच जाकर अपनी बहू को आशीर्वाद न दे पाने की वजह से मैं कितनी दुखी थी। क्या करती, एक विधवा के लिए शुभ काम में शामिल होना वर्जित जो था, पर अपनी ममता को मैं मार न सकी। इसीलिए दुल्हन के रूप में बेटे बहू को देखने की इच्छा मन के लिए पर्दे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। तभी रोशनी के प्रश्न ने घर वालों को चौंका दिया। विशाल, माँ कहाँ है? क्या वह हमें आशीर्वाद नहीं देंगी? फिर वह कुछ ऊंची आवाज़ में बोली, माँ, कहाँ हो तुम? सबने मुझे आशीर्वाद दिया, सिर्फ तुम्ही ने नहीं। किसी कारण से मुझे नाराज़ हो तो मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर कर दूंगी। सभी सकते में आ गए, क्योंकि एक तो उन्हें नई बहू के रूप में रोशनी का अपनी सास को तुम कहकर संबोधित करना नागवार गुजरा। दूसरे, इस तरह के व्यवहार से रोशनी का दबंग स्वभाव उजागर हो चुका था, जो शायद उसके हित में नहीं था। लेकिन मैं तो यह संबोधन सुनकर निहाल हुए जा रही थी। बात यह नहीं थी कि मैंने माँ का संबोधन पहली बार सुना था। हाँ, रोशनी से ऐसे संबोधन की मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं सोचा करती थी कि मेरी बहू भी औरों बहुओं की तरह मुझे माँ जी पुकारेगी। शायद इसीलिए एक पराई जाई कन्या का सिर्फ माँ कहना और आपकी जगह बेटी की तरह तुम कर कहकर संबोधित करना एक अनजाने सुख से मुझे सराबोर कर गया। फिर भी अंधविश्वास से मकर जाल को तोड़कर मैं उस नववधु को आशीर्वाद देने के साथ आलिंगन में भर लेने का साहस न जुटा पाई थी। तभी ननद की बातों ने मेरा ध्यान भंग किया। बेटी, तुम तो जानती ही हो कि मेरे भैया इस दुनिया में नहीं है, सो इस समय भाभी यहाँ आकर तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। मैंने अच्छी तरह अनुभव किया कि ननद ने एक एसपी की बेटी से बात करने के लिए अपने स्वभाव के विपरीत बोलने में कितनी कठिनाई से अपने शब्दों को चाशनी में डुबोया था।
ननद की बातें सुनकर रोशनी ने हठी बच्चे की तरह अपना फैसला सुनाया था। फिर ठीक है, मैं भी तब तक अन्न का एक दाना अपने मुंह से नहीं डालूंगी जब तक यहाँ आकर माँ मुझे आशीर्वाद नहीं दे देती। सभी बहू को समझाकर थक गए, पर 2 घंटे तक वह अपनी बात पर डटी रही। मैंने भी अंदर पर्दे की ओर से उसकी कितनी मिन्नतें की कि वह सब की बात मान ले, पर वह गजब की हटी निकली। इस बात के लिए सब मन ही मन रोशनी को कोस रहे थे कि वह एसपी की बेटी थी। ऐसी बित्ते भर की लड़की की क्या मजाल जो वह मेरी जेठानी और ननद जैसी वीरंगनाओं के सामने डटी रही। चूँकि सबके मन में यह बात गहरे बैठी हुई थी कि नई दुल्हन ससुराल में छींक भी दे तो अच्छी भली आफत खड़ी हो जाती है। यही वजह थी कि मेरे घर वाले जल्द ही गिरगिट की तरह रंग बदल कर मेरे सामने हाजिर हो गए कि चल कर उसे आशीर्वाद दे दो। जब उसे ही अपनी चिंता नहीं तो फिर भाड़ में जाए। मैं दुविधा की स्थिति में न चाहते हुए रोशनी के सामने जा खड़ी हुई। जब उसने स्निग्ध मुस्कान के साथ मेरे पैरों को हाथ लगाकर अपनी आंखों में इसे लगाया तो मैं खुद पर काबू न रख सकी और उसे अपने कदमों से उठाकर सीने से लगा लिया। हम दोनों की पलकें भीग उठी। उफ, मैं बता नहीं सकती कि कैसी अजीब सी तृष्णा थी जो उसे हृदय से लगाने पर तृप्त होता। मैंने अनुभव किया रोशनी तो बिन माँ की बड़ी हुई थी तो उसके पास इतना भावुक होने की वजह थी, पर मेरा मन क्यों भर आया मैं आज तक न हो जान सकी। विवाह की अगली सुबह ही 5:30 बजे ही अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने रोशनी नाइटी पहने खड़ी थी। क्या बात है बेटी, तो इस तरह इतनी सुबह यहाँ? मैं कुछ घबरा सी उठी। जवाब में उसने आंखें खोलकर भरपूर नज़र से मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मैं चाहती थी कि आपका स्नेहमयी और ममतामयी चेहरा देखकर ही मैं ससुराल में अपना दिन शुरू करूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब सी अनुभूति हुई, क्योंकि अब मैं अपने लिए मैं यही सुनती आई थी कि सुबह सुबह विधवा का मुँह देख लिया, बड़ा अपशकुन हो गया। अब जब रोज़ रोशनी का दिन मेरा चेहरा देखकर शुरू होने लगा तो धीरे धीरे मेरे मन से यह वहम निकल गया कि मेरा सुख देखने से किसी का अमंगल भी हो सकता है। विशाल की शादी के करीब महीने भर बाद उसके एक अतरंग मित्र राजीव की शादी की पहली वर्षगांठ थी। इस मौके पर पूरे परिवार को न्योता दिया था। राजीव के घर जाने के लिए उस दिन सभी लोग बन सवर कर तैयार हो गए थे। मैं भी झटपट एक सफ़ेद सूती साड़ी बांध कर तैयार हो गई। मनोहर के गुजरने के बाद से घर हो या बाहर यही मेरा पहनावा था। हम सब घर से निकलने ही वाले थे कि रोशनी मुझे देखकर चौंक गई। यह क्या माँ, तुम पार्टी में इस तरह चलोगी? जवाब जेठानी ने दिया, अरे तो क्या एक विधवा 16 श्रृंगार करके जाएगी? तू नहीं जानती बहू, हमारे में एक विधवा को इसी रूप में रहना पड़ता है। रोशनी ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप सही कह रही हैं बड़ी माँ, विधवा औरत का श्रृंगार करना कुछ जचता नहीं, पर श्रृंगार के बगैर फंक्शन में सुरुचिपूर्ण तरीके से तैयार होकर हल्के रंगों का परिधान तो पहना ही जा सकता है। आप लोग बस 5 मिनट ठहरिए, हम अभी आते हैं। और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई ले गई। कमरे में आकर मैंने रोशनी को फिर से समझाया, मैं ऐसे कपड़े ही पहनती हूँ और अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है। हमेशा की तरह उसने अपने प्रेम और न्याय अन्याय का तर्क देकर परास्त कर दिया और मुझे ऐसे तैयार किया जैसे एक माँ अपनी बच्ची को तैयार करती है। तैयार करने के बाद जब उसने मुझे अलमारी में लगे आदमकद आईने के सामने खड़ा किया तो मैं खुद को देखकर ठगी सी रह गई। मुझे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि मेरी उम्र 42 से ऊपर हो चुकी है। बैठक में घुसते ही परिवार वालों की नज़रें मुझसे चिपक सी गई। उनमें से कुछ नज़रों में मेरे लिए प्रशंसा और आदर के भाव थे तो कहीं ईर्ष्या और उलाहना भी शामिल था। परंतु मेरी छवि को अशोभनीय कहने लायक कोई बहाना रोशनी ने नहीं छोड़ा था, इसीलिए चाहते हुए भी कोई कटाक्ष न कर पाया। हल्की बसंती रंग की साड़ी के साथ मेल खाता चिकन का ब्लाउज, हाथों गले और कानों में सोने के हल्के आभूषण, माथे पर बसंती रंग की छोटी सी बिंदी के साथ ढंग से बांधे गए ढीले जूड़े ने मेरे पूरे व्यक्तित्व को ही बदल डाला था। होश संभालने के बाद से पहली बार मेरे बच्चे मुझे इस रूप में देख रहे थे। नंदनी तो खुशी से रो पड़ी थी। उस दिन पार्टी में शायद ही कोई परिचित बचा हो जिसने मेरी नई वेशभूषा की भूरी भूरी प्रशंसा न की हो। उनके तारीफ करने पर उन सभी को मैं यह बताना नहीं भूली कि इसका श्रेय सिर्फ रोशनी को जाता है। उस दिन मैंने अपने खोए हुए औरतपन को फिर से महसूस किया और ज़िंदगी को नई नज़रों से देखना शुरू किया। इसके कुछ ही दिन बाद की बात है। रोशनी और नंदिनी ने मिलकर ढेर सारे पकवानों के साथ चिकन बिरयानी भी बनाई थी। उस दिन भी मुझे लेकर ज़बरदस्त भूचाल आया। हमेशा की तरह जब मैं अपने लिए अलग से बनाए सादे भोजन को लेने रसोई की ओर चली गई
तो रोशनी ने मुझे टोक दिया, माँ हमारे साथ ही खाओ ना, अकेले खाना क्या अच्छा लगता है। तब मैं उसे टाल न सकी। खाने की मेज पर जब उसने सबके साथ मेरे लिए भी वही खाना परोसा तो मेरे साथ ही सबकी आशाज भरी नज़रों मेरी थाली की ओर उठ गई। नंदनी ने कहा, भाभी लगता है तुमने गलती से किसी और की थाली माँ के सामने रख दी। तुम तो जानती हो ही कि माँ यह सब नहीं खाती हैं। हाँ बेटी, मेरा खाना रसोई में अलग रखा है, जाकर ले आओ। मैंने अपनी पसंदीदा चिकन बिरयानी को परे सरकाते हुए कहा तो सबके चेहरों के तनाव कुछ कम हो गए। माँ तुम्हारे लिए रखा गया भोजन मैंने काम वाली को दे दिया है, क्योंकि आज उसने कुछ खाया नहीं था। रोशनी ने लोगों के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, आज से तुम भी वही खाना खाओगी जो सबके लिए बनेगा। मैं इतना काम नहीं कर सकती कि एक बार तुम्हारे लिए खाना बनाओ फिर दोबारा पूरे परिवार के लिए बनाओ। अभी तो नंदनी मेरा हाथ बटा देती है, पर 2 महीने बाद जब वो ससुराल चली जाएगी तब क्या होगा। बेटी तब मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। पहले भी तो मैं रसोई का काम किया करती थी। मैंने उसे समझाने की गरज से कहा, ना बाबा ना, मेरे पापा को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी कि मैं आपसे काम करवाती हूँ। फिर जब मैं आपसे ही मदद नहीं ले सकती तो बुआ जी और बड़ी माँ से कैसे लूँ। वे तो आपसे भी बड़ी हैं। एक काम किया जा सकता है, सभी के लिए एक जैसा भोजन बनाया जा सकता है। इससे मुझे भी दिक्कत नहीं होगी और सभी लोग को एक जैसे भोजन भी कर लेंगे। क्यों ना कल से माँ के लिए सभी के जैसा खाना बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ माँ को ही मांसाहारी भोजन से परहेज है, पर बाकी लोग तो खुशी से शाकाहारी भोजन खा सकते हैं। रोशनी ने कहा तो सबके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। करीब करीब हर रोज मांसाहारी भोजन का स्वाद लेने वाली जेठानी और ननद की जवाब यह सुनकर अकुला उठी। ननद ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम रोज घास फूस नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, रोशनी ने जोर देकर कहा। जिस भोजन की कल्पना से आप लोग घबरा उठी हैं वही खाना माँ इतने सालों से खाती आ रही हैं। यह विचार भी कभी आप लोगों के दिलों में आया है। रोशनी के इस तर्क पर जेठानी ने होशियारी दिखाते हुए बात संभालने की गरज से कहा, तू ठीक कहती है बहू, खाने पीने में क्या रखा है। यह तो सीमा ही कहती है कि तामसिक भोजन से मन में विकार उत्पन्न होता है, इसलिए विधवा को सात्विक भोजन करना चाहिए। फिर मेरी तरफ देखती हुए ठसक से बोली, देख सोमा, अब तेरी यह जिद नहीं चलने वाली, तुझे भी वही खाना पड़ेगा जो हम सब खाते हैं। बहू ठीक ही तो कहती है। इस पर ननद ने भी अनिच्छा से समर्थन जताया, क्योंकि उनकी चटोरी जबान साग सब्जी खाकर तृप्त नहीं हो सकती थी। सालों बाद मैंने अपना पसंदीदा भोजन किया। मेरा दिल रोशनी को लाख लाख दुआएं देता रहा था। मेरे साथ प्रतिबंध और नियम कानून का आखिरी दौर नंदिनी की शादी में ख़त्म हुआ। शादी से एक दिन पहले नंदिनी जोर जोर से रोई जा रही थी। पहले तो सबने समझा कि मायके से बिछुड़ने का गम उसे सता रहा है, पर बात कुछ और थी। रोशनी के बहुत पूछने पर नंदिनी ने बताया कि उसे इस बात का दुख है कि माँ चाहते हुए भी उसकी शादी नहीं देख पाएंगी। पिता तो थे नहीं, माँ भी शादी के मंडप में मौजूद नहीं होगी। जब रोशनी ने घर में ऐलान किया कि नंदिनी की शादी के मंडप में माँ भी बैठेंगी तो घर में मौजूद स्त्रियां भड़क उठीं कि विधवा की मौजूदगी में से अशुभ काम में अमंगल होगा। ननद ने कहा, बहू तुम्हारी हर उल्टी सीधी बात मैं अब तक मानती रही, पर अब इस बार चुप रही तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें इस घर के रीति रिवाजों का पता नहीं है। अपनी मर्यादा में रहा करो और मुझे अपने एसपी पापा के ओहदे की धौंस मत दिखाओ। हद हो गई। बस यह चिंगारी काफ़ी थी। नंदिनी को बैठा रोशनी तन कर खड़ी हो गई और जो बोलना शुरू किया तो सभी के कान फट गए। बोली, आपने सही कहा बुआ जी, आज तो सच में हद हो गई। यही सही है कि मैं ठीक से आपके रस्मों रिवाजों को नहीं जानती, पर मैं खुद एक औरत हूँ, इसलिए एक औरत की भावना को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, इसलिए माफ़ कीजिएगा। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकती कि जो नियम और कायदे का कानून माँ पर लागू होते हैं वे सब आप पर भी लागू होते तो ज़्यादा बेहतर होता। माँ विधवा होने का जो कष्ट भोगती आ रही हैं उसमें उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह कुदरत का नियम है कि जो जन्मा है उसे मरना है। पर आप तो जीते जी फूफा जी और अपने बच्चों को छोड़ आई हैं। आप न तो अच्छी माँ साबित हुई, न ही एक अच्छी पत्नी। फिर भी आपके लिए संसार की हर एक सुख सुविधा, साज श्रृंगार, खान पान और आमोद प्रमोद वर्जित नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपकी मांग में सुहागन होने का लाइसेंस चमक रहा है। सभी जड़ होकर रोशनी की तर्क को सुन रहे थे। अद्यप मेरे हितों के लिए वह सबको चुनौती दे रही थी। फिर भी मैंने उसे चुप रहने के लिए कहा, रोशनी बेटी बस कर तू भी। इशारे से मुझे खामोश करते हुए रोशनी बोली, माँ बस आज भर मुझे कहने से मत रोको। आज के बाद मैं इनसे कुछ नहीं कहूँगी। बड़ी माँ और बड़े पापा
आप लोगों ने भी बुआ जी को सही रास्ता न दिखाकर उल्टे उन्हीं का पक्ष लिया है। दुख तो इस बात का है कि हम यह समझ ही नहीं पाते कि पति के गुजरने के बाद तो वैसे भी औरत जीते जी मर जाती है। जो थोड़ा बहुत सुख उसे मिल सकता है, उससे भी हम धर्म और परंपरा के नाम पर यह कहकर उसे वंचित कर देते हैं कि यह सब विधवाओं के लिए नहीं है। फिर ननद की ओर देखते हुए बोली, बुआ जी, मैंने अपनी मर्यादा और हदों को कभी पार नहीं किया और ना ही कभी करूँगी, परंतु इसका उल्लंघन भी अपनी ससुराल को छोड़कर आप ही ने किया है। मेरे लिए यह खुशी की बात हो सकती है कि मेरे पापा नामी एसपी हैं, पर न तो इस वजह से मैंने किसी पर रौब गांठा है। अगर मेरी कही बातें आप लोगों को गलत लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। सहसा तालियों की आवाज़ से मैं वर्तमान में आ गई। मैंने देखा कि समधी जी हमारे बीच खड़े हुए थे। उन्होंने आगे बढ़कर रोशनी के सिर पर हाथ रखा था। बेटी तू धन्य है। मुझे गर्व है कि ऐसे परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ गया है जहाँ इतने अच्छे विचारों वाली लड़की रहती हैं। मैंने सब सुन लिया है और यह मेरा वादा है कि आज से तुम्हारी सास इस घर में होने वाले हर मांगलिक कार्य में सबसे पहले भाग लेंगी और यथा योग्य आशीर्वाद भी देंगी। इस तरह उस दिन के बाद से मैं विधवा तो थी, पर वैद्य के कष्ट से मुझे मुक्ति मिल गई। मेरी ननद पर रोशनी की बातों का ऐसा असर हुआ कि वह अगले दिन ही पहली गाड़ी से अपनी ससुराल रवाना हो गई।